कहानी के पार्ट 3 में हमने देखा था कि मिनल वेद से विक्रम की जासूसी करवा रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? और साथ ही विराज शादी करने न आ पाने के कारण बताता है तो मिनल हैरान रह जाती है। आइए देखते हैं कि विराज ने क्या बताया। फ्लैशबैक। मिनल आज विराज के कई बार टालने के बावजूद इस जिद पर अड़ गई कि उसे जानना है आखिर ऐसी क्या वजह है जो वह शख्स जो उसे प्यार और शादी के सपने दिखा गया वह उसे बीच राह में छोड़कर चला गया। उसने क्यों एक बार भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसका क्या होगा। मिनल की आंखें विराज से सवाल करते वक्त नम हो चुकी थी। वह बेमुश्किल अपने आंसुओं को संभाल पा रही थी। विराज ने अब जब मिनल को इस हालत में देखा तो जैसे उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मिनल ने उसका हाथ दूर झटक दिया और कहा, मुझे ना तुमसे कोई झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए और ना ही झूठा प्यार। और यह कहते हुए मिनल उठकर जाने लगी कि विराज की आवाज उसके कानों में पड़ी। अगर तुम्हें मैं और मेरा प्यार दोनों झूठे लगते हैं तो क्यों हो तुम मेरे साथ अपनी मुट्ठी बेचते हुए? तुम्हें तो उस विक्रम के साथ होना चाहिए था। विक्रम का जिक्र सुन मिनल एक पल को तो खामोश सी हो गई। फिर उसने विराज की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा नहीं है, बस इसीलिए तुम्हारे साथ हूं, विक्रम के नहीं। मिनल ने इस बात को इतनी जोर देकर कहा कि विराज ने बिना सोचे समझे ही मिनल को गले से लगा लिया और फिर उसे बेड में बिठाकर खुद उसके पैरों के पास नीचे बैठकर और फिर उसके पैरों में अपने सर रखते हुए बोल पड़ा, मैं बहुत खुश था। इनफैक्ट पूरी फैमिली खुश थी। मुझे मेरा प्यार तो उन्हें एक समझदार जानी पहचानी बहू मिल रही थी। पर पता है मिनल, यह कहते हुए विराज एक पल को खामोश हो जाता है। मेहंदी की रात मुझे आर्मी कैंट से बुलावा आया। जब मैं वहां पहुंचा तो मानो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं और मेरे दो साथी जसप्रीत और विवेक पर बिना बात के आतंकवादियों से हाथ मिलाने की बात बोली जा रही थी। हमने कई दफा कहा कि हम तीनों पेट्रोलिंग के लिए गए थे तो वहां हमें कुछ आतंकवादी दिखे थे। वे हमें देख भागने लगे तो हम उनका पीछा करते हुए कई किलोमीटर आगे चले गए। पर एक बात जाननी हो पर एक बात जानती हो मिनल, आर्मी में देशभक्तों के साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता है उससे भी बुरा देशद्रोह के साथ सलूक होता है। हमें कई कई घंटों तक यातनाएं दी गई और आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। बात उड़ते उड़ते घर तक आ गई और पिताजी और दादाजी ने जब सीनियर ऑफिसर से बात की कि उनके सामने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए गए हैं कि उनकी नज़रों में भी हम ही गुनाहगार बन गए और फिर लोक लाज के डर से उन्होंने मेरी शादी से 2 दिन पहले भाग जाने की बात बोली और वे सब खुद भी कहीं चले गए। तो मिनल ने पूछा, पर कहाँ चले गए? विराज तपाक से बोल उठा, वहां से निकलने के बाद मैंने पता लगाया पर उनका कहीं पता ना चल सका। मिनल के मन में अभी भी बहुत सवाल थे पर विराज अब तक पूरी तरह से इमोशनल हो चुका था। साथ ही मिनल भी हो चुकी थी, इसलिए मिनल ने बस उसे गले लगाते हुए सांत्वना देने की कोशिश की। इधर मिनल विराज का इंतजार कर रही थी और जब विराज के आने की आहट हुई तो वह दौड़ते हुए उसकी ओर आ जाने लगी। विराज के आने की आहट पाकर मिनल के कदम उसकी ओर बढ़ने लगे पर तभी उसका फोन बज उठा और जैसे उसने कॉल रिसीव की वेद ने बताया कि लद्दाख में एक ब्लास्ट हुआ था। हालांकि किसी को चोट नहीं आई पर इसे सब आतंकवादियों की बहुत ही भयानक धमकी से जोड़ कर देख रहे हैं। मिनल के मन में तो यह सब सुनकर विक्रम के लिए चिंता सी होने लगी। एक पल को तो वह खामोश सी हो गई। फिर वेद बोल पड़ा, लेकिन विक्रम ठीक है। वेद से यह सुनकर मानो मिनल की जान में जान आई। वेद से बात करने के बाद और विक्रम की सलामती की खबर सुनकर उसने राहत की सांस ली ही थी। तभी विराज की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हें विक्रम की इतनी चिंता क्यों हो रही है? कहीं तुम्हारा और उसका? यह कहते हुए विराज ने मिनल की बाजों को जोर से पकड़ लिया। विराज की आंखों में गुस्सा इस वक्त साफ साफ देखा जा सकता था। उसने दांत किटकिटाते हुए कहा, ओ, तभी तो मैं सोचूं, जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती थी उसने आखिर मेरी खोज खबर क्यों नहीं ली थी? विराज गुस्से से बोलते जा रहा था और मिनल शौक होकर सब सुनते जा रही थी।
क्योंकि तुम तो बिजी थी ना उस विक्रम के साथ, रंग लिया। विराज की बातें उसके मुंह में ही रह गई और एक थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। थप्पड़ जो मिनल ने विराज को उसके करेक्टर पर सवाल खड़े करने के लिए मारा। विराज जब उसको बाहों को छोड़ते हुए उसके सारे डेकोरेशन को खराब करते हुए गुस्से से कमरे के बाहर चला गया। मिनल इस वक्त अकेली पड़ चुकी थी। वह फर्श में बैठी विलाप कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि विराज से ज्यादा अपने इंतजार पर क्या वही विराज था जिसका उसने इंतजार किया, जिसके लिए उसने किसी की भी परवाह तक नहीं की, जिसने उसके करेक्टर पर सवाल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा क्या यही विराज की असली पहचान है। मीनल जो थोड़ी देर पहले तक विराज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसका सारा जोश मानो काफूर सा हो गया और उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब सुबह सूरज की किरण पड़ती, किरणों के बीच सुबह के 10 बजे जैसे मिनल की आंखें खुली और उसने खुद को फर्श पर पाया। मानो रात की सारी घटनाएं उसके सामने किसी चलचित्र सा चलने लगी। अब वह बाहरी हटते और सूजी आंखों से किचन में पानी का जग लेने गई कि जग उसके हाथ से छूट गया और पूरे कमरे में पानी छिटक गया। उसकी नजर टीवी पर ठहर सी गई। न्यूज एंकर बोलती जा रही थी, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में आतंकियों ने फिर पार की क्रूरता की सारी हदें। रात के 2 बजे जब सब शांत था तो जाने कैसे हुआ ये हमला। शहर के कई इलाकों के साथ साथ सेना के कैंप में भी चली गोली बारूद। सरकार की विलापता, सरकार की विफलता या आतंकवादियों की सफलता, जाने इस बुलेटिन पर जाने इस बुलेटिन पर एंकर ना जाने से कितनी ही न्यूज बोले जा रही थी। मिनल का दिल धक सा रह गया। तो वही अमरेंद्र जी कॉल पर कॉल लगाकर हालात का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक मिनल को याद आया, अरे विराज भी तो लद्दाख में चला गया रात को। सुबह के मैसेज की बात याद आते ही वह कमरे की ओर गिरती पड़ती भागी और जैसे ही फोन उठाकर विराज को कॉल करने की कोशिश करने लगी कि नोट रिचेबल सुनकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इधर नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख में हालत बदतर हो चुके थे। जगह जगह हुए ब्लास्ट ने पीछे सिर्फ लोगों की चित्कार छोड़ रखी थी। जिस भी जगह में ब्लास्ट हुआ था वहां से लोगों के रोने की करुण आवाज गूंजने लगी। आर्मी कैंप में भी कुछ ऐसा ही हाल था। मेडिकल टीम कैंप के अंदर घायल लोगों का इलाज कर रही थी तो शहीद हुए जवानों को देख बाकी आर्मी ऑफिसर्स नम से हो चुके थे। विक्रम, जोगिंद्र और अर्पण भी नम आंखों से अपने साथी जवान को देख रहे थे। कल रात ये तीनों ही पेट्रोलिंग के लिए गए थे और इनके साथ गए हुए और जवान सुरक्षित बचे थे, वरना उस वक्त जो भी कैंप में थे उनमें से कोई घायल था तो कोई शहीद हो चुका था। तभी विक्रम की नजरें किसी चीज पर ठहर सी गई। उसमें जो लिखा था उसे देख उसका खून खोल सा उठा। फौरन ऑपरेशन हंटर को बंद कर दो और अभी तो ट्रेलर है, लाशें गिरानी अभी बाकी है। इधर धमकी भरे संदेश को पढ़कर विक्रम जैसे ही ब्रिगेडियर सर के पास गया, इधर फौरन 1 घंटे के अंदर दिल्ली में हाई अलर्ट की एक टीम इंक्वायरी के लिए बैठ गई। इधर मीटिंग पर मीटिंग चलती रही। देश के कई इलाकों और खासकर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में खतरे के बादल मंडराने लगे तो वही न्यूज चैनलों में टीआरपी का खेल शुरू हो गया। मिनल की चिंता के मारे माथे से पसीने की बूंदें झलक रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसका फोन बज उठा। अप, अपने पति विराज का कॉल देखकर वह एक ही सांस में सब बोल गई। वह अभी एग्जैक्ट कहाँ है? क्या वह सच में लद्दाख में ही है जैसे कुछ देर पहले उसने मैसेज कर बताया था? मिनल की बातों में अपने लिए चिंता देख विराज को यकीन हो चला कि उसकी मिनल सिर्फ उसकी ही है, भले उसने थप्पड़ मारा हो। पहले तो उसने मिनल को रिलैक्स रहने के लिए बोला, फिर एक ठंडी आह लेते हुए कहा, हाँ किसी काम से उसे लद्दाख जाना था, पर तभी हमले के बारे में सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया। फिलहाल वह रास्ते में है और कुछ देर बाद ही वह घर पहुंच जाएगा। तो वह मैसेज क्यों लिखा? मिनल ने आश्चर्य होकर पूछा। तो विराज ने ऑटो करेक्ट की बात कह इस बात को सही यहीं टाल दिया। इधर लद्दाख में हालात बदतर होते जा रहे थे। विक्रम राठौड़ और उसकी टीम ने आतंकवादियों से लोहा लेने की मानो ठान ही ली थी। वे जानते थे कि इसकी क्या गारंटी कि अगर आर्मी ने ऑपरेशन रद्द कर दिया तो आतंकवादी पीछे को लौट जाएंगे, बल्कि उनका आत्मविश्वास तो बढ़ ही जाएगा।
आज यहाँ हमले हुए हैं, कल और कहीं और होंगे। और यह सोचकर आर्मी ऑफिसर्स ने आतंकवादियों के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मौत के घाट उतार देने का सोचती। अब सब रणनीति बन चुकी थी। विक्रम और उसकी टीम तैयार थी। उन्हें खबर मिली कि लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में कुछ आतंकवादी देखे गए हैं और रात के अंधेरे में बिना मीडिया या किसी की भी कोई भनक पड़े आर्मी तैयार थी। इधर आतंकवादी बेसब्री से अपनी नजरें टीवी पर गड़ाए हुए थे, क्या कि सरकार और आर्मी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है या क्या फैसला निकलता है। पर उन्होंने तो इस बात को सोचा भी नहीं था जो अब होने वाला था। आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और ताबड़तोड़ गोलियां बारी की आतिशबाजी होने लगी। आतंकवादी अचानक हुए इस हमले से हिल तो जरूर गए थे, पर तो थे वे भी ट्रेंड आतंकवादी, इतनी आसानी से कहाँ हार मानते। उन्होंने भी आर्मी ऑफिसर्स पर गोली बारूद बरसाने शुरू कर दिए। दोनों तरफ से गोली बारूद की बारिश होने लगी। जहां बहुत से आतंकवादी मारे गए तो आर्मी ऑफिसर में देश के लिए वीर जवान शहीद हो रहे थे। इस वक्त कैप्टन विक्रम राठौड़ ने सूझबूझ से काम लेने की रणनीति अपनाई और सबसे पहले तो वह कोशिश कर रहा था कि आर्मी का ज्यादा नुकसान ना हो और आतंकवादियों का खात्मा हो जाए। और यही सोचकर फिर से जब गोली बारूदी की बरसात होने लगी तो देखते देखते विक्रम और आर्मी ऑफिसर ने वहां पर मौजूद सारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया। शहर में जितने भी आतंकवादी थे उन्हें भी मार गिराया और देखते देखते एक रात में पूरे इलाके से आतंकवादियों को खदेड़ दिया गया था। सुबह के न्यूज चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी जिसमें शहीद हुए जवानों के शहादत पर श्रद्धांजलि तो आर्मी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। साथ ही विक्रम की आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तारीफ में किसी के मुंह नहीं थक रहे थे। मिनल के परिवार वालों को भी विक्रम के लिए खुशी हो रही थी। तो चाहे शांति मिनल भी विक्रम को सही सलामत देख और आर्मी ऑफिसर्स के लिए गर्व की अनुभूति भी हो रही थी। इधर जब विराज ने मिनल की मुस्कुराहट देखी तो वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए मिनल को घूरते हुए देखते हुए वहां से चला गया। विराज पर छत पर था विराज छत पर था। वह गुस्से से आग बबूला हुआ जा रहा था। इस वक्त वह किसी के साथ कॉल में था और वह सामने वाले पर भड़कते हुए कह रहा था, आखिर आर्मी वहां तक पहुंची कैसे? धमाकों के साथ, पर विक्रम के तारीफों के पुल, जबकि मुझे विक्रम की लाश चाहिए थी। तभी एक आवाज आती है, 1 मिनट रुको, चीफ का कॉल आ रहा है, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अब दूसरी कॉल रिसीव की ही थी कि सामने से चीफ उस पर बुरी तरह से भड़का हुआ था। ये भी तुम्हारी रणनीति, जानते हो ना ऑपरेशन हंटर क्या है? फिर भी इंडियन आर्मी एक रात में ही हीरो बन गए और तुम क्या बने? चीफ ने इस बात को ऐसे कहा जैसे वह उसके पुराने घावों को कुरेद रहा हो। 1 मिनट, इंडियन आर्मी को बहुत मन है ना ये ऑपरेशन के। अब ऐसा धमाका होगा कि ना ये ऑपरेशन ठीक से होगा और ना ही किसी की सर्जरी के। इसी के साथ एक खूंखार हंसी और विराज को अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका दिए बिना चीफ ने कॉल कट कर दिया। विराज फोन पकड़े पकड़े सोच रहा था अब की बार चीफ करने क्या वाला है। पर तभी मिनल की आवाज उसके कानों में पड़ी। किससे बात कर रही थी विराज? विराज यह सुनकर सक पका गया और सोचने लगा, कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया। तभी मिनल कहती है, तुम्ही से कह रही हूँ। विराज को खोए देखकर मिनल ने दोबारा से कहा तो विराज बोल उठा, वो अब विराज कुछ कहता कि नीचे से शोरगुल की आवाज सुनकर मिनल भागते हुए नीचे आई और अब जैसे उसके नजरें सामने पड़ी कि वह दंग रह गई। मिनल दौड़कर भीड़ में घुस गई, वही भीड़ जो अब उसके घर के अंदर आ चुकी थी। उसकी नजर जैसे सामने गई उसने अमरेंद्र जी चिंतित होकर सोफे में बैठे दिखे तो आसपास पुलिस और आर्मी ऑफिसर को देखकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं शीतल जी को विनय बेमुश्किल संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मिनल अपनी माँ के पास गई तो शीतल जी रोते हुए बोल उठी, देखो देखो ना मिनल, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तेरे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते, तू जानती है ना। माँ पहले आप शांत हो जाओ और बताओ तो हुआ क्या है। मिनल पास में रखे सोफे पर उन्हें बिठाते हुए बोली। वही विराज की तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर इतने सारे लोगों को देखकर वह समझ चुका था जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। अब वह सोचने लगा, अब वह पता कैसे करे कि आखिर हुआ क्या है। पर इसके लिए उसे ज्यादा मकसद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोहल्ले के ही शर्मा अंकल बोल उठे, वर्मा जी, हम सबने तो कभी सोचा नहीं था आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इतने नीचे गिर गए, यकीन नहीं होता।
मिनल नोटिस कर रही थी। शर्मा अंकल के साथ साथ अब बाकी लोग भी कुछ ना कुछ बोलने लगे थे। वे सब लोग जो उसके पापा की इज्जत करते थे, उनका उनके पापा पर इस तरह के इल्जाम लगाना अब मिनल के बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। वह एकटक बोल उठी, आप लोगों को कोई हक नहीं है कि जो जी में आए बोलते चले जाओ। इस पर ना तो अमरेंद्र जी ने कुछ बोला और ना ही विनय या शीतल जी ने। विराज ने कहा, आज ये बूढ़ा इतना शांत क्यों है? विराज अमरेंद्र जी को असमंजस से देखते हुए बोला। पर तभी एक ऑफिसर की आवाज सुनाई थी, सर, जब तक पूरी तरह से कुछ पता नहीं चल जाता आपको पुलिस कस्टडी में रहना होगा। पुलिस कस्टडी? यह सुनकर मिलन हैरान सी रह गई और वह उस पुलिस वाले को पूछते हुए कहने लगी, पर किस जुर्म में ऑफिसर? तो वो ऑफिसर कहता है, आप कौन है? यह कोई नया ऑफिसर था जिसे वह आज से पहले नहीं जानती थी। आर्मी ऑफिसर की बेटी होने के नाते वैसे तो वह बहुत सारे ऑफिसर को जानती थी। मिनल से उसका परिचय पूछने पर वह एक पल को खामोश सी रह गई। उसके पापा ने तो कह दिया था कि वह अब उनके लिए मर चुकी है और उन्होंने उसे सिर्फ यहाँ विक्रम के कहने पर रहने को दिया है, इसलिए वह अपना परिचय बेटी के रूप में तो नहीं दे सकती थी। तो वह खुद विक्रम और अपने रिश्ते को छोड़कर आई है, तो उसका परिचय क्या है? वह यही सब सोच रही थी कि एक ऑफिसर बोल उठा, ये मिनल जी है सर की बेटी और कैप्टन विक्रम सर की वाइफ। अब उन्होंने बताया कि असल में लद्दाख में जो हमले हुए हैं उनमें से जो कोई भी आतंकवादियों को निर्देशन दे रहा था उनका लोकेशन इसी घर से ट्रेस हुआ है। तो मिनल भड़कते हुए बोल उठी, ये कैसी बेबुनियाद बातें कह रहे हैं आप? उसे ऑफिसर के कहने का मतलब समझ में आ रहा था कि वे सब उसके पापा पर शक कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर कहता है, सर, आप चलिए, अब अरेस्ट करने के सारे फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। अमरेंद्र जी बिना कुछ बोले उन लोगों के साथ जाने लगे। शीतल जी भी भागती हुई उनके पीछे आए। माँ, संभालिए अपने आप को, पापा ने कुछ नहीं किया है। मिनल अपनी माँ को संभालते हुए बोल उठी, जो चौखट में भागते हुए लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। अब अमरेंद्र जी पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स के साथ चले गए। साथ ही तमाशा देखने वाले सारे लोग भी एक एक कर वहां से खिसकते हुए अपने घर की ओर जाने लगे। मिनल ने विनय से कहकर शीतल जी को अंदर ले जाने को कहा। अब मिनल चौखट पर ठगी सी खड़ी थी और सोच रही थी आखिर ऑफिसर्स के कहने का क्या मतलब था। क्या कोई सच में इस घर से आतंकवादियों की हेल्प कर रहा था? और अगर ऐसा है तो वह कौन है? मिनल को यकीन था कि उसके पापा तो ऐसा नहीं कर सकते। जरूर किसी ने उसे फंसाने की साजिश की है, पर कौन? तभी विराज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मिनल इस वक्त बस इतना ही बोल पाई। उसे अपनी मां की चिंता होने लगी और वह अंदर की ओर चली गई। इधर विक्रम तक भी यह बात पहुंच चुकी थी कि मिनल की फैमिली के साथ क्या हुआ। जोगिंदर ने खुद उसे यह बात बताई थी कि उसने कैंप में यह कानाफूसी सुनी है, पर उसे यह देख थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ था। पर विक्रम ने ज्यादा शॉकिंग या रिएक्ट ना देकर एक ठंडा रिस्पॉन्स दिया। तो क्या विक्रम को पता है यह साजिश, या सच में अमरेंद्र जी ने देश के साथ गद्दारी की है? जोगिंदर जैसे यह बात सोचने के लिए मजबूर सा हो गया था। मेजर अमरेंद्र वर्मा से कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ उन्होंने ही किया हो। इधर शीतल जी की हालत सोच सोच कर बदतर होती जा रही थी। मिनल भी अपने परिवार को इस तरह से देखकर टूट सी चुकी थी। वहीं विराज एक कोस लेकर एक खाली घर में बैठा हुआ था। असल में वह घर से यह कहकर निकला था कि वह इस केस में जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। और इधर विक्रम कैंप के बाहर खड़ा था। इस वक्त वह किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था मानो उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। और तभी अचानक ही सामने वाले ने कॉल रिसीव कर ली। रिया, मिनल और उसकी फैमिली कैसी है? विक्रम चिंतित स्वर में हड़बड़ी से बोल उठा। तो रिया उल्टा विक्रम से ही पूछ बैठी, आप ठीक हो भाई? मैंने टीवी में देखा और कल से आपका कॉल क्यों नहीं लग रहा? हाँ, वो सिक्योरिटी पर्पज से। विक्रम के स्वर में गंभीरता नजर आ रही थी। तभी रिया कहती है, अपना ख्याल रखिए। और विनय से मेरी बात हुई थी, भाभी आंटी को संभालने की कोशिश कर रही है। और अंकल का तो रिया इससे आगे ना बोल सकी। उसके शब्द उसके मुंह में रह गए।
तो विक्रम कहते हुए फोन कट करते हुए अब जैसे ही सामने बुढ़ा के उसे जोगिंदर दिखा, अब है उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया। इधर शाम का वक्त हो चुका था। आर्मी ऑफिसर्स ने अब तक हालात पर काबू पा ली थी। ना तो देश के किसी कोने से कोई ब्लास्ट की खबर आई थी और ना ही कुछ। पर जोगेंद्र जैसे समझ नहीं पा रहा था, आखिर विक्रम का मिनल की फैमिली के बारे में जानकर भी इतना ठंडा रिएक्शन क्यों है। वह विक्रम का एक अच्छा दोस्त था। उसे विक्रम ने तो खुद नहीं बताया था, पर कुछ दिन पहले उसके पास रिया का कॉल आया था, यह जानने के लिए कि विक्रम ठीक है या नहीं। और तभी बातों ही बातों में उसने मीनू के घर छोड़ने और विक्रम के दिल टूटने की बात बताई थी। इधर विक्रम भी कैंप के एक साइड खड़ा था और अभी वह यूनिफॉर्म में ही था। उसे देख ऐसा लग रहा था जिसे ना जाने कब से वह क्या सोचे जा रहा था। तभी विक्रम ने अचानक ही गुस्से से मुट्ठी भींच ली और फोन निकालकर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो देश पर ये हमले करवाए और जब उन्होंने पनाह दी उन्हें भी नहीं बख्शा। कैसा है रे तू? इस वक्त विक्रम के चेहरे पर आते गुस्से को साफ देखा जा सकता था। कैप्टन साहब, किसी ने बताया नहीं? गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। सामने से खिलखिलाने के साथ एक कुटिल स्वर भर उठा। वैसे भी तय क्या हुआ था? मिनल मेरी हुई तो देश को कोई खतरा नहीं है। वैसे भी तय क्या हुआ था? मिनल मेरी हुई तो देश को कोई खतरा नहीं। और उस बेवकूफ के मुझे धक्का देते हुए ना धमकाए गए, ना जाने। सामने वाला शख्स इत्मीनान से बोल उठा। तो विक्रम कहता, इतना तो मैं जानता हूँ, तुझे मिनल की थोड़ी पड़ी है। तुझे तो पड़ी है उन पैसों की जो तेरा चीफ तुझे देश के साथ गद्दारी करने के लिए देने वाला है। विक्रम भी अब तक समझ चुका था। तभी वो शख्स बोलता है, चलो मान लिया कैप्टन विक्रम राठौड़, मुझे मिनल की नहीं पड़ी, पर क्या तुझे पड़ी है उस पागल की? जब तक तेरे साथ ही तुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया, विराज विराज करती रही, और अब मेरे साथ आई तो भी नखरे ही खत्म नहीं हो रहे उसके। तो विराज विराज माइंड योर लैंग्वेज, विक्रम जोर से चिल्ला उठा। भूल मत तुझे अब तक तो भूल मत तुझे अब तक क्यों बख्शा गया है। तभी उधर से आवाज आती है, क्या बख्शा गया है? विराज अब उस कमरे में चारों ओर घूमते हुए गुस्से से कहने लगा, आर्मी खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो बस चीफ तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पर ना तो मैं कभी कुछ बताऊंगा और ना ही तुम सभी चीफ तक पहुंच सकोगे, समझे? तो विक्रम कहता है, तेरे चीफ को खदेड़ कर नहीं निकाला ना, तो उसके चित्रे चित्रे नहीं उड़ा दिए ना, तब तक आर्मी का कोई भी ऑफिसर चैन की सांस नहीं लेगा। गांठ बांध ले, समझा ना? विक्रम एक ही सांस में कहते हुए कॉल को कट कर चुका था। तो ही विराज के होठों पर कुटिल मुस्कुराहट थी और सोचने लगा, तुम लोगों के कुछ करने से पहले ही एक और धमाका और सब खत्म। तुम भी नहीं बचोगे कैप्टन राठौड़। और विक्रम को विराज से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसके चलते ही देश और मिनल के फैमिली पर इतनी बड़ी संकट के बादल छा गए। काश वह पहले ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता। विक्रम यह सोच ही रहा था कि तभी जोगिंदर ने उसकी पीठ पर हाथ रखे। जोगिंदर का यूं सामने देख वह चौंक सा गया। जोगिंदर ने कहा, रात के 11 बज गए हैं और तू यहाँ अकेला? जोगिंदर ने उसे घूरते हुए पूछा। तो विक्रम ने कहा, कुछ नहीं, तेरी भाभी की चिंता हो रही थी बस। तो जोगिंदर कहता है, क्यों? तो क्या कॉल लगा ले? क्यों नहीं लगा सकता ना? क्यों नहीं लगा सकता? लगाइए भी। कैसे मिनल भाभी और तुम एक दूसरे से दूर जो जा चुके हो? विक्रम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। तो जोगिंदर जैसे अब सब कुछ जान लेना चाहता था। उसने बता दिया कि उसे रिया ने सब बता दिया। अब उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वह क्या यह बताने की जहमत उठाएगा कि उसकी और विराज की मुलाकात हुई कैसे? और जब वह जानता था कि विराज गलत है तो उसने मिनल को उसके साथ क्यों जाने दिया? जोगिंदर उसके बोलने का वेट करने लगा। तो विक्रम को लगने लगा कि अब यह सब उसके अकेले की बात नहीं है। विराज जब मनमानी पर उतर आया था तो शायद उसे अपने दोस्त को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। अब विक्रम जोगेंद्र को सब सच्चाई बताने का निर्णय ले चुका था। तो चलते हैं फ्लैशबैक पर।
शादी के बाद मिनल और विक्रम एक दूसरे से चिपके हुए थे। विक्रम मिनल को टाइम देना चाहता था। उसे पता था कि मिनल को उसके प्यार से शादी ना होकर किसी अनजान शख्स से शादी को मिनल अपना नहीं पा रही थी। शादी के बाद जब विक्रम रामगढ़ की मीटिंग में था तो पहली बार उसने चीफ की तस्वीर देखी थी। वे काफी खूंखार से लग रहे थे और उनकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें दया की भावना तो लेस मात्र भी नहीं थी। जब से विक्रम और मिनल की शादी हुई थी, विक्रम ने कभी भी मिनल को खुश नहीं देखा था। इसलिए जब उसे जम्मू जाने के लिए कहा गया, तो उसने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह मिनल को इस रिश्ते से आजाद कर देगा। वैसे भी वह अब जिस ऑपरेशन में था, उसमें जिंदगी की गुंजाइश ना के बराबर थी और इसीलिए उसने शादी के बाद मिनल की तरफ कोई पहल नहीं की, सिवाय जान पहचान के। जब वह जम्मू में था तब पहली बार उसने उस शख्स की तस्वीर देखी जो भारत में रहकर चीफ की आतंकवादी गतिविधियों में उनका साथ दे रहा था। यह देखकर तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह कोई और नहीं, आर्मी का एक ऑफिसर विराज चौहान था। और वह यह देखकर हैरान से रह गया कि यह विराज और कोई नहीं, यह तो वही है जिसे मिनल की शादी होने वाली थी। अब वह जल्द से जल्द घर वापस लौटना चाहता था। उसे इतना तो पता था कि विराज अगर यहाँ है और वह वापस से मिनल की जिंदगी में आया तो कहीं वह उसे नुकसान ना पहुंचा दे। वह यह बात इतने पक्के से इसलिए कह सकता था क्योंकि अब जो बात उसे विराज के बारे में पता चली थी, उसने उसके रोंगटे तक खड़े हो गए। पर जम्मू में उसे 2 महीने तक रुकना पड़ा। ऊपर से प्रेशर इतना था कि वह मिनल से रोज रोज बात भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार 2 महीने के बाद जब वह वापस आ रहा था तो वह ट्रेन में जैसे यह सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्या उसे विराज की सच्चाई मिनल को बता देनी चाहिए। पर मिनल को अभी भी अपनी शादी टूटने का शौक पहुंचा है। क्या हो अगर वह इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई और सच्चाई जानने के बाद उसने खुद को कुछ कर लिया तो। विक्रम को इस वक्त मिनल के सेफ्टी की चिंता हो रही थी, तो वहीं उसे एक डर भी लग रहा था, मिनल को खोने का। वह अपनों को खोने का दर्द जानता था। इस बार अगर उसने मिनल को खो दिया तो वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पूरे 2 महीने के बाद घर आने पर उसका मन कितना कह रहा था। वह मिनल के साथ कुछ वक्त बिताए, ढेर सारी बातें करे, पर उसे डर था कि मिनल की आंखों में दिखने वाले दर्द पर कि कहीं यह बातों ही बातों में उसे सच ना बता दे। उसे कितनी संकोच सा एहसास हुआ था जब मिनल ने उस पर एक हक जताते हुए कहा, पागल हो क्या, अब बात भी नहीं कर रहे। और वह भी जैसे उसमें खोते हुए कह बैठा, हूं तो नहीं, पर अब होना चाहता हूँ। वह मिनल के साथ ऐसे ही बात करते जाना चाहता था, पर एक प्राइवेट नंबर से आए कॉल देकर वह असमंजस में सोचने लगा, आखिर ये है कौन। साथ ही उसे उस नंबर पर गुस्सा भी आ रहा था जो कबाब में हड्डी बनने का काम कर रहा था। इधर जब उसने कमरे से निकलकर कॉल रिसीव की, उधर से हंसने की आवाज आने लगी। पर इससे पहले कि विक्रम कुछ कहता, उधर से आवाज आई, कैसे हैं कैप्टन विक्रम राठौड़। विक्रम को खामोश देखकर उधर से आवाज आई, तुम भी मुझे जानते हो और मैं भी, बताओ कैसे। वो क्या है ना, तुम्हारी बीवी और मेरा। खैर छोड़ो, ये तो बताओ कि मेरी जाने मन मिनल कैसी है। विक्रम ने जैसे मिनल का नाम सुना उसे यकीन हो ना हो ये विराज ही है। अब विक्रम भी इत्मीनान से बोल उठा, मैं देश के साथ गद्दारी करने वालों को ये बताना जरूरी नहीं समझता, समझे, या आकर समझाऊं। तो सामने से वो बोलता है, आकर ही समझाओ। और वो क्या है ना, मेरी मिनल को भी लेते आना, कितनी खुश होगी जब मुझे देखेगी। पागल औरत विराज, विराज, पागल औरत विराज विराज जो करती फिरती है। उधर से बहसीपन हंसी की आवाज गूंज उठी। विक्रम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसने अपनी मिट्टी मुट्ठी भींच ली। उसका मन कर रहा था कि अगर विराज इस वक्त उसके सामने होता तो उसका मुंह तोड़ देता। अचानक से उन दोनों में खामोशी सी छा गई। विक्रम ने विराज को ताना मारते हुए कहा, इतना तो मैं जानता हूँ, जो शख्स अपनी शादी से भाग सकता है वह सिर्फ उस लड़की का हालचाल जानने के लिए कॉल तो नहीं कर सकता। तो बता, तेरे चिप जिसका ना नाम है ना पता, जो हर महीने नाम बदलते रहता है, उसने ऐसा क्या कहा जो एक देशद्रोही को, एक आर्मी ऑफिसर को कॉल करना पड़ा।
अब उधर से विराज की कुटिलता भरी हंसी उभर आई। जितना इमोशनल फूल तुझे समझता हूँ उतना तू है नहीं। तो सुन, अब ऑपरेशन हंटर बंद कर और आर्मी को बोल पीछे लौट जाए। तो विक्रम कहता, आर्मी तेरे उस चीफ की नहीं जो उसका ऑर्डर माने। तेरे कुछ भी कहने से कुछ नहीं होने वाला। यह सुन विराज को गुस्सा आने लगा। उसने धमकी देते हुए कहा, तो अब देश तो अब देख क्या होने वाला है। धमाके भी होंगे और मिनल के साथ क्या क्या होगा। तेरी रूहें भी कांप जाएगी, समझा। विराज ने ये कहते हुए कॉल कट कर दिया। विक्रम को विराज की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह इतना जानता था कि वह किस हद तक गिर सकता है। और यही सब सोचते सोचते उसे चिंता सी होने लगी। अब नेक्स्ट कदम क्या उठाया जाए, वह सोच ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब वह जैसे ही मुड़ा कि वह सोचने लगा, क्या इसने सब सुन लिया। विक्रम जैसे ही मुड़ा उसे मिनल दिखे। अब मिनल कुछ कहती कि विक्रम को अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ गया। विक्रम ने भी एक नजर मिनल को देखा और फिर वहां से निकल गया। मीटिंग बहुत ही लंबे समय तक चली। कैप्टन रजत नाम के एक ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि अगर चीफ को पकड़ना है तो उसके लिए पहले विराज को उसके बिल से निकालना होगा। विराज के बारे में तो सबको पता था कि उसने देशद्रोह करके चीफ का साथ दिया था, और हो ना हो उसे उसके बारे में सब पता हो। असल में आतंकवादियों ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ब्लास्ट की योजना बनाई थी, जिसके लिए कई अलग अलग आतंकवादी संगठन एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। और ऑपरेशन हंटर यही था कि जितने भी संगठन इस योजना से जुड़े हो उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा कर दो। विक्रम इस मीटिंग के दौरान शांत सा था, पर तभी एक दूसरे ऑफिसर ने ब्रिगेडियर सर के कानों में कुछ कहा और फिर कानाफूसी होने लगी। विक्रम को अब जाकर पता चला कि उसका फोन ट्रैक किया जा रहा था और उसकी विराज से हुई बात भी ट्रैक कर ली गई थी। पर बहुत कोशिशों के बाद भी यह बात पता ना कर पाए कि आखिर विराज ने कॉल कहाँ से किया था। विक्रम यह सुनकर हैरान तो था, पर अब आर्मी ने जो कहा यह सुनकर तो जैसे वह शौक ही रह गया। आर्मी चाहती थी कि विराज के लिए एक जाल बिछाया जाए और उसमें जो कांटा होगा वह और कोई नहीं मिनल होगी। विक्रम यह सुनकर शौक था। वह मिनल की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। वह सोच नहीं पा रहा था वह क्या करे। उसे सोचने के लिए कुछ मिनट का टाइम दिया गया। उसके लिए एक तरफ देश था तो दूसरी तरफ मिनल, और आखिर उसने खुद के रिस्क पर ओके कह दिया। और उस दिन एक पार्टी भी थी जहां सह परिवार उसे जाना था। वह सोच रहा था मिनल के लिए उसने ओके तो कह दिया, पर अब उसे विराज मिलेगा कहाँ। पर इसके लिए तो उसे ज्यादा मकसद पर इसके लिए तो उसे ज्यादा मकसद करनी ही नहीं पड़ी। वह जब मीटिंग खत्म कर रहा था तो वह फ्रेश होने के लिए एक ढाबे पर रुका। विक्रम वैसे तो नशा नहीं करता, पर उस दिन उसे टेंशन ज्यादा होने के कारण उसने जेब से सिगरेट निकाल ली। वह माचिस ढूंढ ही रहा था कि तभी सामने से एक शख्स उसके आगे लाइटर बढ़ा दी। विक्रम सिगरेट चलाकर कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी साइड मिरर से उसे वह शख्स खुद पर मुस्कुराता हुआ दिख गया। उस शख्स ने कैप पहन रखी थी, पर अब उस शख्स ने अपना कैप रिमूव कर दिया और विक्रम को अब उसका फेस साफ दिख रहा था। और विक्रम का मुंह उसे देख खुला का खुला रह गया, क्योंकि यह शख्स और कोई नहीं विराज था। तो विक्रम को साथ ही उसके साथ हुई फोन कॉल भी याद आ गई। मन तो कर रहा था कि वह उसका मुंह ही तोड़ दे, पर जैसे तैसे करके उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। एक पल को तो जी में आया कि वह डायरेक्ट विराज से चीफ का पता उगलवा ले, पर वह जानता था इसका अंजाम क्या हो सकता है। वे कितना बुखला सकते हैं। आखिरकार विराज ने इतना ही कहा कि उसे मिनल से मिलना है। विराज के सामने देश के हजारों लोगों की बात थी और इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। उसने भी हामी भर दी। उसने कल सुबह विराज को घर आने के लिए कह दिया। वैसे भी विराज के लिए कहाँ मुश्किल था यह पता करना कि विक्रम कहाँ रहता है, पर उसने कभी मिनल से यह सोचकर मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मिनल के प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए पैसा था और अभी भी वह स्वार्थ से ही यह सब कर रहा था। विक्रम उस दिन कितना खुश हुआ था पार्टी में मिनल का साथ पाकर, पर अगले दिन ही उसकी खुशी गम में बदल गई जब उसने विराज को घर में देखा और मिनल का उसके साथ आने के फैसले ने तो जैसे उसका दिल ही तोड़ दिया था।
वह चाहता था कि मिनल और विराज वहीं रहे। खैर अब हो सकता था, पर उसने अमरेंद्र वर्मा को मना लिया था विराज और मिनल को रहने के लिए। चलो अब आ जाते हैं वर्तमान में। जब ये बात विक्रम ने बताई तो जोगिंदर नम स्वर से बोल उठा, तो क्या मेजर वर्मा को इन सब बातों का पता है? तो विक्रम कहता है, नहीं, उनको कुछ नहीं पता है। और इधर देश वाले सब लोग यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर जिस मेजर अमरेंद्र वर्मा को कई शौर्य चक्र से नवाजा गया, उन्होंने देश के साथ गद्दारी क्यों की? और उधर मिनल ने विराज को कई कॉल किए, पर उसका कॉल बंद आ रहा था। मिनल और विन्य खुद अपने पापा से मिलने गए थे, पर उन्हें उस समय मिलने तक नहीं दिया। अब विन्य और मिनल घर की ओर लौट रहे थे। शाम हो रही थी। घर आकर मिनल पूरे समय अपनी मम्मी के साथ रही। वह जैसे असहाय हो चुकी थी। विराज का कॉल लग नहीं रहा था और विक्रम को वह कॉल कर नहीं सकती थी। आखिर किस मुंह से वह उसका सामना करे? अब इस बात को एक हफ्ता बीत चुका था। इस बीच विक्रम ने अपने साले विन्य को कॉल करके एक बार वहां के हालात का जायजा ले लिया था। उसने जब मिनल के बारे में पूछा तो मिनल शीतल जी को दवाई देकर उसके सराहने बैठी हुई थी। वह हल्की सी नींद में थी। जब विन्य ने यह बात विक्रम को बताया तो विक्रम ने उसे उस वक्त डिस्टर्ब करने से मना कर दिया, साथ ही उन सब का ख्याल रखने के लिए कह दिया। और विन्य ने बातों ही बातों में विक्रम को बताया कि विराज इस एक हफ्ते में एक बार घर आया था। वह जब घर आया तो मिनल ने उससे जानना चाहा कि प्यार के दावे और वादा करने वाला वह आखिर जब कभी भी मिनल को उसकी जरूरत पड़ी तो वह आखिर कहाँ रह गया? क्यों हर बार ऐसा होता है कि विराज उसे बीच राह में छोड़कर चला जाता है? यह सुनकर विराज उसके हाथों में हाथ रखते हुए बोल उठा, मिनल मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मिनल जैसे अधीर हो चुकी थी। विराज ने तब मिनल को बताया कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वह दिल्ली के हॉस्पिटल में है। वह यह बात मिनल को बताना चाहता था, पर यहाँ की हालत देख उससे कुछ कहने नहीं पर यहाँ की हालत देख उससे कुछ कहते नहीं बना। मिनल को बहुत बुरा सा लग रहा था कि ना जाने कैसे ये मुसीबत का पहाड़ उसकी जिंदगी में एक साथ आ गया। अब एक हफ्ता बीत चुका था। विक्रम इस वक्त दिल्ली में था। उन्हें खबर मिली थी कि कुछ बहुत बड़ा धमाका दिल्ली में होने वाला है। इस वक्त जोगिंदर विक्रम और अर्पण कैंप के बाहर बैठे हुए थे। जोगिंदर बोल उठा, मेरा तो जी करता है एक ही बार में उन आतंकवादियों का मुंह तोड़ दो। अर्पण ने कहा, अच्छा जी, जैसे पहली बार तोड़ा था वैसा? अर्पण जोगिंदर की चुटकी लेते हुए बोल उठा। तो जोगिंदर कहता है, पिछली बार वो और यह कहते हुए जोगिंदर को याद आया कि पिछली बार की वह घटना जब विक्रम के फायर कहने पर जोगिंदर के रगों में खून इस कदर उबल रहा था कि उसने आंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यह देख एक बार तो विक्रम के साथ साथ बाकी सभी हैरत होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी जोगिंदर कहता है, हंस ले अर्पण, देखना एक दिन सबको मुझ पर गर्व होगा। जोगिंदर ने अर्पण के गर्दन को प्यार से पकड़ते हुए कहा। तो विक्रम ने एक साथ उन दोनों को गले लगाते हुए कहा, तुझ पर ही क्यों, हर आर्मी ऑफिसर पर और देशभक्तों पर देश को गर्व होना चाहिए। विक्रम उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया तो वे भी मुस्कुराकर उसे देखने लगे। अगली सुबह दिल्ली के साथ साथ कई इलाकों में धमाकों की आवाजों ने जैसे पूरे देश को दहला दिया। आर्मी के साथ साथ सुरक्षा बलों से जुड़े हर व्यक्ति के लिए इससे निपटना जैसे एक चुनौती बन गया। इतने ही आतंकवादी मारे गए, कितने ही तरीके से अभी भी छुपे हुए थे। विक्रम को इस वक्त किसी की तलाश थी तो वे थे चीफ और विराज। विक्रम को इतनी खबर तो हो चुकी थी कि ऑपरेशन हंटर शुरू हो चुका है और इसमें अनेक आतंकवादी संगठन अंत हो चुका है। इसलिए आर्मी को अब तलाश थी चीफ विराज और कुछ बचे हुए आतंकवादियों की। अब जोगिंदर को खबर मिली थी कि दिल्ली के एक इलाके में बम ब्लास्ट होने वाला है। वह कुछ सिपाहियों के साथ उधर ही चल पड़ा, पर असल में यह एक चाल था। चीफ का उद्देश्य जहां आर्मी की ताकत को खत्म करना था, तो विराज ने इसे अपर्सनली तौर पर भी जोड़ लिया था। असल में उसने यह जाल विक्रम के लिए बिछाया था, पर ऐन वक्त पर विक्रम के दूसरे साइड मोर्चा संभालने के कारण जोगिंदर कुछ सिपाहियों के साथ निकला था। अब जिस वैन में जोगिंदर और आर्मी के जवान जा रहे थे,
एक तीखे मोड़ पर मुड़ते वेन अचानक ही ब्लास्ट कर गया। गाड़ी के चिथरे चिथरे उड़ गए। असल में उस जगह पर ग्रेनाइड बिछा हुआ था। इस हालत में भी जो जवान घायल हुए थे उन पर विराज और आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंतिम समय जोगिंदर और आर्मी के सिपाहियों ने डट कर सामना करने की कोशिश की, पर अफसोस घायल होने के कारण आतंकवादियों के आगे उनको एक ना चली और वे शहीद हो गए। उधर पूरे देश इस घटना की निंदा करने लगे और यहाँ तक कि लोगों ने कुछ असंगत सामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर अमरेंद्र वर्मा और उनकी फैमिली पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे घर में मौजूद शीतल जी, विन्या और मिनल सहम से गए थे। अगली सुबह सबकी आंख नम थी। आतंकवादी घटना अभी रुकी नहीं थी, पर आतंकवादियों के चीफ ने एक नई चेतावनी देश को दी थी कि उसे सुरक्षित बाहर जाने दिया जाए, वरना देश में अभी जो हमले हुए उससे भी भयानक परिणाम होंगे। और इधर विक्रम हताशा जोगिंदर को अपनी सोनी निगाहों से देखा जा रहा था, जो अब हमेशा के लिए इस जहां से दूर उस जहां में जा चुका था। जोगिंदर की पूरी फैमिली को अपने बेटे पर गर्व था, पर उसके ना होने पर एक कमी सबको खल रही थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अर्पण के साथ साथ बाकी बचे सिपाहियों की नजर उन आर्मी ऑफिसर के फैमिली पर थे, जिन्होंने किसी न किसी को खोया था और जिनकी आंखें नम तो थी, पर उनमें गर्व की भावना थी। इधर थोड़ी देर के बाद एक मीटिंग का आयोजन हो रहा था, पर तभी विक्रम अपनी जगह से उठा और अपने दोनों हाथों को टेबल में रख गुस्से से बोल उठा, हम बस मीटिंग करते रह जाएंगे, पर उन्होंने हमारे घर में घुसकर अब तक ना जाने कितने ही हमारे साथियों को शहादत तक पहुंचा दिया, और अब भी मुल्क के कितने ही लोगों को उनसे खतरा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब यह तो वे आतंकवादी रहेंगे या अब या तो वो आतंकवादी रहेंगे या मैं। यह कहते हुए विक्रम आर्मी ऑफिसर की एक टुकड़ी लेकर उस इलाके की ओर चला गया जहां चीफ और विराज के मिलने के संकेत थे। साथ ही इस वक्त उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके सामने बार बार जोगिंदर का हंसता मुस्कुराता चेहरा गुम सा रहा था। इधर अर्पण ने विक्रम को रोककर स्वयं से काम लेने को कहा, पर वह किसी की बातों को ना सुनते हुए आर्मी को लेकर चला गया। अब अर्पण ने ब्रिगेडियर सर की ओर देखा और उन्होंने कहा, इस वक्त विक्रम की हालत एक घायल शेर की तरह है। या तो वह अपने दुश्मनों को मार देगा या खुद मर जाएगा, पर शांत नहीं बैठेगा। यह कहकर वे विक्रम को जाते हुए देखते रहे तो अर्पण यहीं रुक गया। उसे पता था कि दिल्ली में चेकिंग के कारण आतंकवादी कहीं नहीं भाग सकते। वे बहुत हो गई लुका छुपी, अब तो शेर शिकार करके ही मानेगा। पर मन ही मन उसे विक्रम के लिए एक डर भी सता रहा था। उसने अभी अभी अपने दोस्त जोगिंदर को खोया था और वह विक्रम को नहीं खोना चाहता था। इधर आतंकवादियों के बीच इस वक्त खुशी का माहौल था। वे जानते थे कि आर्मी इस वक्त शोक में डूबी हुई है, पर वे इस खुशी का जश्न भी नहीं मना पाते कि आर्मी ने उन्हें घेर लिया। पर वे इस खुशी का जश्न भी मना पाते कि आर्मी ने उन्हें घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि आतंकवादियों को संभलने का मौका मिल पाता, ढेर सारे आतंकवादी मौत के मुंह में चले गए। विराज और चीपी इस वक्त वहीं मौजूद थे। वे जैसे तैसे करके जान बचाकर भागने लगे। कोई और दिन होता तो शायद वे बच जाते, पर आज तो जैसे विक्रम के सर पर खून उतर आया था। आतंकवादियों के लाशों के अंबार के बीच वह कूदते फांते विराज और जीप तक पहुंचने ही वाला था। इधर विराज वहीं सुनसान सड़क के किनारे खड़े जीप तक पहुंच चुका था। जैसे ही उसे स्टार्ट किया कि जीप भी अब तक वहां पहुंच चुका था। विक्रम की नजर जैसे उन दोनों पर पड़ी, उसने आव देखा न ताव फायरिंग शुरू कर दी। कुछ गोलियां तो उनके अगल बगल से गुजरी, पर एक गोली जाकर जीप के घुटनों पर लग गई, जिसके कारण जीप पर चढ़ता जीप वहीं पर लुढ़क कर गिर गया। और विराज और विक्रम दोनों की नजरें जी पर ठहर चुकी थी। पर इससे पहले कि विक्रम एक गोली से विराज का काम तमाम कर देता, विराज ने होशियारी से काम लेते हुए विक्रम के हाथों पर गोली चला दी, जिसके कारण विक्रम का हाथ लहूलुहान हो गया और गन छिटक कर दूर झाड़ियों में जा गिरी। मौका देख विराज ने एक और गोली विक्रम के पैरों में चला दी। अब इससे पहले कि विक्रम को संभलने का मौका मिलता और विराज चीफ को लहूलुहान थे, अब उन तक पहुंच पाता कि आर्मी की एक टुकड़ी उनकी तरफ आने लगी। यह देख विराज चीफ को अकेला छोड़ वहां से भाग निकला।
चीफ आश्चर्य से उसे देखता रहा। जितने भी आतंकवादी वहां थे, उनका आर्मी अब तक सफाया कर चुकी थी। विराट चीफ को अकेले छोड़कर जा चुका था। चीफ को आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया, तो कुछ आर्मी के जवानों ने आगे बढ़कर विक्रम को सहारा दिया। अब आर्मी अलग ही जोश से हटकर खड़ी थी। विक्रम को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी और सब आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए थे। तो चीफ को भी पकड़ा जा चुका था। हाँ, विराज भाग चुका था, पर उन्हें यकीन था अकेला विराज कुछ नहीं कर सकता और आज नहीं तो कल वह उसके हत्थे चढ़ ही जाएगा। चीफ ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, मानो वह कहना चाह रहा हो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। चीफ के बारे में अब तक सबने सुना, पर उसे आज तक किसी ने देखा नहीं था और अभी भी अंधेरा होने के कारण वह ठीक से दिख नहीं रहा था। अब जैसे चीफ की को रोशनी में लाया गया तो सबकी आंखें जैसे बड़ी हो गई और जोर का झटका जिसे लगा वह था विक्रम। चीफ और कोई नहीं, अमरेंद्र जी के बेंच के ही एक ऑफिसर थे, जिनको फोटो विक्रम ने उनके घर में देखी थी और यही सुना था कि वे काफी बहादुरी से दुश्मनों का सामना करते थे। एक बार अमरेंद्र जी और शौकत अली यानी कि चीफ पेट्रोलिंग में गए हुए थे। सब ठीक था और वे वापस लौट रहे थे कि रास्ते में कुछ आतंकवादियों ने उन्हें घेर लिया। उन दोनों ने डट कर मुकाबला किया, पर दुश्मनों के आगे उनकी एक ना चली। एक आतंकवादी ने अमरेंद्र जी को पकड़ लिया था। अपने साथी को मुसीबत में देखकर शौकत अली ने उस आतंकवादी से सामना कर उसे मार दिया, पर उस समय आतंकवादी के फेस में लगाए मास्क को देखकर उन्हें पता ना चल सका कि ये तो बहुत ही कुख्यात आतंकवादी है, जिसका नाम अब तक बहुत सारे ब्लास्ट में आया है। अब वे दोनों जैसे ही घायल अवस्था में वापस आने लगे कि न जाने कहां से कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने उन्हें घेर लिया। यह देखकर पहले तो उन दोनों ने असमंजस से एक दूसरे को देखा और फिर डटकर आतंकवादियों का सामना करने लगे। पर संयोग व जीप से आते वक्त एक आतंकवादी उन्हें टायर पर फायरिंग कर दी, पर इससे पहले कि जीप खाई में गिरती, शौकत अली ने अमरेंद्र जी को धक्का दे दिया, जिससे अमरेंद्र जी तो बच गए और शौकत अली जीप समेत खाई में जा गिरे। उस आतंकवादियों को मारने के खातिर अमरेंद्र वर्मा की खूब वाह हुई, पर शौकत अली की 3-4 दिन तक कोई निशान नहीं मिला और आखिरकार चौथे दिन वह मर्द मिला था, जिसकी पहचान शौकत अली के रूप में की गई थी। विक्रम यही सब सोच रहा था और इधर ना जाने चीफ के दिमाग में क्या चल रहा था। आर्मी के जवानों से नजरें चुराकर वह उन्हें धकेलते हुए सीधे एक तरफ भागने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, एक भारी ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते कोई समझ पाता कि चीफ और विक्रम के साथ कुछ आर्मी ऑफिसर घायल हो गए तो शहादत को प्राप्त हो गए। सुबह पहली किरण के साथ यह खबर आग की तरफ चारों ओर फैल गई कि चीफ और कोई नहीं, शौकत अली था। इसके साथ ही एक न्यूज आने लगी कि अब तक वह था कहाँ, और एक वह आर्मी ऑफिसर जिसने इतनी बहादुरी के साथ आतंकवादियों का सामना किया, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने सालों तक गायब रहा एक बहादुर सिपाही शौकत अली, आखिर एक आतंकवादी क्यों बना, और अब विराज और शौकत अली कैसे पकड़ में आएंगे। और हाँ, वैसे जब विराज की सच्चाई मिनल को पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।